गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग बेटा। देखो लास्ट क्लास में बेटा मैंने आपको बात की थी रजिस्टेंस की, ठीक है। हमने रजिस्टेंस बात कर लिया था रो एल बाई ए यहाँ तक, ठीक है। इसमें मैंने डिस्कस कर लिया था कि रजिस्टेंस 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे, और ये जो रो है रजिस्टिविटी, इसमें 2 टर्म आती है, नेचर ऑफ मटेरियल कि मटेरियल कैसा है, आयरन है, कोबाल्ट है, ऐसे, और टेम्परेचर। तो आर ओवरऑल 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो आप ध्यान रखना, जब भी रजिस्टेंस वेरी करे तो इन 4 फैक्टर को देखना है, लेंथ को, एरिया को, टेम्परेचर को और मटेरियल को। अब बात करते हैं हम रजिस्टिविटी की। रो से रजिस्टिविटी का बेटा मैंने दूसरा नेम भी बताया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बताया था? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बताया था ना। देखो कई बार आ जाता है कि रजिस्टिविटी को डिफाइन करो, तो यहां से रो निकाल सकते हैं, आर ए बाई एल, ऐसे हो जाएगा, आ जाएगा ना, ए इधर चला जाएगा, एल अपॉन में आ जाएगा। तो रजिस्टिविटी देखो क्या होती है, इसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्यों बोलते हैं बेटा? जब किसी मटेरियल की लेंथ 1 मीटर हो और एरिया 1 हो, लेंथ भी 1 हो, एरिया भी 1 हो, उस टाइम, जैसे एरिया सपोज करो 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, लेंथ 1 मीटर हो जाए, ये 1, तो रो किसके इक्वल हो जाएगा? आर के इक्वल हो जाएगा। तो रजिस्टिविटी भी रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन एक स्पेसिफिक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है बेटा कि एरिया और लेंथ 1 होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी लेंथ बढ़ने से, लेंथ घटने से, लेंथ का इंक्रीज या डिक्रीज होने से, एरिया के इंक्रीज या डिक्रीज होने से, ध्यान रखना रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई बार कहेंगे कि ये लेंथ है, इसको हाफ कर दें, रजिस्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आयरन की रोड है, उसको हाफ कर दो, आयरन की रहेगी, डबल कर दो आयरन की रोड को, आयरन की रहेगी। तो ये 2 ही फैक्टर पे डिपेंड करती है, नेचर पे और टेम्परेचर पे। तो रजिस्टिविटी एक फिक्स रेजिस्टेंस होता है किसी भी मटेरियल का, ये केवल टेम्परेचर के साथ बदलता है या मटेरियल बदलने से बदलता है। आयरन का अलग है, कॉपर का अलग है, जिंक का अलग है, ठीक है। लेकिन जो रेजिस्टेंस है ये मटेरियल पे भी, टेम्परेचर पे भी, लेंथ पे भी, एरिया पे भी, 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये तो हुई बात रजिस्टिविटी की। तो रजिस्टिविटी क्या है? इट इज द रेजिस्टेंस व्हेन लेंथ ऑफ कंडक्टर is 1 meter and cross sectional area is unity. It is the resistance when length of conductor is 1 meter and cross sectional area is unity. समझ गए? तो ये उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस है जिसकी लेंथ 1 है और एरिया 1 है, ठीक है बेटा। अगर इसकी कोई यूनिट पूछे, जैसे एक्सरसाइज में इसकी यूनिट निकालना पूछ सकता है, तो इसका यूनिट निकाल लो। यूनिट कैसे निकालेंगे? देखो रो का यूनिट निकालना है, रो का, तो रेजिस्टेंस को किससे लिखेंगे? ओम से लिखेंगे। एरिया को किससे लिखेंगे? मीटर स्क्वायर से लिखेंगे। लेंथ को किससे लिखेंगे? मीटर से लिखेंगे। मीटर से मीटर कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? ओम मीटर आ जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो ये रजिस्टिविटी है बेटा। तो ये रजिस्टिविटी का सिचुएशन है, इतनी बात समझ में आ रही है? ओम मीटर हो गया। अब मैं देखो आपको क्वेश्चंस दिखा रहा हूं, रेजिस्टेंस के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे और आप अपनी बुक में गलत करेंगे बेटा, तो आप उन क्वेश्चंस को गलत ना करें, इसके लिए मैं कुछ समझा रहा हूं।
तो आपको बेसिक टर्म क्लियर हो गई, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक चार्ज, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, ये बेसिक टर्म समझना बहुत जरूरी था। रेजिस्टेंस के 3 फॉर्मूले याद रखेंगे बेटा, एक तो रो एल बाई ए, ये फॉर्मूला तब लगाना है जब आपको लेंथ भी गिवन हो, न्यूमेरिकल में एरिया भी गिवन हो। एल एंड ए गिवन, गिवन का मतलब इनकी बात करें, इनके बारे में बात करें, लेंथ डबल हो गई, ट्रिपल हो गई, एरिया हाफ हो गया, डबल हो गया। अगर ओनली लेंथ की बात करें, जैसे वो कहे लेंथ को डबल कर दिया, एरिया के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना दे, कुछ भी ना बताए एरिया के बारे में, तो बेटा क्या करना है, लेंथ की ही बात करें तो एल से मल्टीप्लाई करो, एल से डिवाइड। अगर लेंथ की ही बात करें तो ये हो जाएगा रो एल स्क्वेयर, एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो उस टाइम आप केवल लेंथ की वैल्यू पुट करें, क्योंकि देखो डबल या हाफ करने से वॉल्यूम तो नहीं बदलेगा। एक लेंथ रोड को स्ट्रेच करोगे, लेंथ बढ़ेगी, एरिया कम होगा, वॉल्यूम सेम रहेगा, रजिस्टिविटी भी सेम रहेगी, क्योंकि रजिस्टिविटी किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे, मटेरियल पे। खींचने से या उसको कंप्रेस करने से मटेरियल तो नहीं बदलेगा ना। तो जब लेंथ की बात करें ओनली एल इज गिवन, तब ये फॉर्मूला लगाना है एल स्क्वायर वाला। एक भी इक्वेशन गलत नहीं होगा बेटा। अगर आपको एरिया ही गिवन हो तो रो एल बाई ए से मल्टीप्लाई ए से डिवाइड, एल इंटू ए वॉल्यूम हो जाएगा, तो ये रो और वी अपॉन में ए स्क्वायर हो जाएगा। ओनली ए इज गिवन। तो ये फॉर्मूले हैं। अब इससे आपकी क्लास के अंदर कितने टफ से टफ न्यूमेरिकल आ जाएंगे, गलत नहीं होंगे। अब बच्चे एक फॉर्मूला रट लेते हैं तो फिर गड़बड़ करते हैं, जैसे क्वेश्चन आएंगे तो मैं बताऊंगा। तो फॉर्मूले समझ आ गए, जब लेंथ गिवन हो तो एल स्क्वायर वाला, ए गिवन हो तो ए स्क्वायर वाला, और दोनों गिवन हो तो रो एल बाई ए जो है बेसिक। तो यहाँ तक हमारे बेसिक फॉर्मूले क्लियर हो गए। अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल करवा रहा हूँ आपकी बुक की। पहले जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो करवा देता हूँ, फिर लास्ट में एक्सरसाइज कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने 12.1 12.2 करवा दिए थे, 12.3 से करवा रहा हूँ। या आपके कोई पर्सनल असाइनमेंट्स हो, कोई पर्सनल डाउट हो बेटा, जैसे आपके स्कूल के कोई पर्सनल असाइनमेंट्स हो और उनके क्वेश्चंस अगर आपसे नहीं हो रहे, तो आप चाहते हो सर मुझे इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर दें, वीडियो में मैं उनके सॉल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने प्रैक्टिस कर रखी हो तो डाउट है तो उनको मार्क करके दे दो, उनको करवा देता हूँ। अब मैं 12.3 से बात कर रहा हूँ, ठीक है। एक एक क्वेश्चन करवाता हूँ आपको बच्चे, यहाँ से समझना। 12.3 एनसीईआरटी बुक है, इससे ही करवा रहा हूँ मैं आपको, बाकी और कोई भी बुक हो सकती है आपके पास। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम ए, तो कह रहा है कि एक बैटरी है 220 वोल्ट की, इससे एक बल्ब कितना करंट ड्रॉ करेगा। बल्ब का रेजिस्टेंस दे रखा है बेटा, बल्ब का रेजिस्टेंस है 1200 ओम, तो कितना करंट निकालना है, सिंपल है, ओम लो, V इक्वल्स टू आई आर हो जाएगा ना। तो क्या कैलकुलेट करना है, I कैलकुलेट करना बेटा, I कितना हो जाएगा, V बाई आर हो जाएगा। V कितना है 220, R कितना है 1200, ठीक है। सोल्व कर लो, एक जीरो से एक जीरो, 2 पे कैंसिल कर लो, ये 11 पे ये 60 पे, 11/60 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। 11/60 एम्पियर। फर्दर भी आप सोल्व कर सकते हो, ठीक। ये इसका ए पार्ट है, बी पार्ट देखो, मैं रीड भी कर रहा हूं अगर आपके पास बुक नहीं है तो। हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कोइल ड्रॉ, कह रहे कि एक इलेक्ट्रिक हीटर कोइल है वो कितना करंट ड्रॉ करेगी। वोल्टेज है 220 वोल्ट, और बच्चे आपको हीटर का रेजिस्टेंस दिया है 100 ओम।
पहले तो कह रहा है एक बल्ब है, वो कितना करंट ड्रॉ करेगा, उसका रेजिस्टेंस दे दिया। फिर कह रहा है कि हीटर कॉइल है, उसका रेजिस्टेंस दे दिया और वोल्टेज 220 ही दिया है दूसरे में भी। अब ये कितना करंट ड्रॉ करेगा, तो यहाँ भी V इक्वल्स टू आई आर, आई निकाल लेंगे V बाई आर से। V कितना है 220, R कितना है ये 10 से 10, तो ये कितना आ जाएगा 2.2 एम्पियर। तो ये है आपका 12.3 क्वेश्चन। समझ आ गया बेटा 12.3। 12.4 देखो 12.4 कह रहा था पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज। जैसे बेटा कोई इलेक्ट्रिक हीटर है, इसके टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है 60 वोल्ट का, और ये कितना करंट ड्रॉ कर रहा है, इट ड्रॉ 4 एम्पियर करंट। एक इलेक्ट्रिक हीटर है बेटा, इलेक्ट्रिक हीटर का आपको दे रखा है वोल्टेज, दे रखा है वोल्टेज कितना दे रखा है बेटा 60 वोल्ट दे रखा है, और कह रहा है कितना करंट ड्रॉ करता है 4 एम्पियर। तो यहां से इसका रेजिस्टेंस निकाल लो, V इक्वल्स टू आई आर। R कितना हो जाएगा V बाई आई, V हो जाएगा 60, I कितना है 4, तो इसका रेजिस्टेंस कितना आ गया 15 ओम आ गया। V इक्वल्स टू आई आर से आगे कह रहा है व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज टू 120। अगर इसका पोटेंशियल डिफरेंस 60 से 120 कर दिया जाए तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। पोटेंशियल डिफरेंस 60 से 120 कर दिया जाए तो वोल्टेज हो गया 120, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया 15 ओम। अब पता कर ले कितना करंट ड्रॉ करेगा, V इक्वल्स टू आई आर। तो I अब कितना आ जाएगा V बाई आर, V कितना है 120, R कितना है 15, अब ड्रॉ करेगा 8 एम्पियर। तो बेटा पहले हीटर 60 वोल्ट से कनेक्ट किया गया तो 4 एम्पियर करंट ड्रॉ करता है, यहाँ से रेजिस्टेंस पता कर लो। फिर कह रहा है इसी हीटर का वोल्टेज 120 कर दे तो कितना करंट ड्रॉ करेगा। रेजिस्टेंस आ चुका है, वोल्टेज इसने बता ही दिया है, अब भाई पता कर लो। तो ये 12.4 हो गया। 12.5 देख लो, 12.5 करवा देता हूँ। सिंपल है ये न्यूमेरिकल, कुछ भी नहीं है बेटा, एक एक लाइन के हैं, ओम्स लॉ पे बेस है सारे। बहुत इजी चैप्टर है, बिल्कुल टेंशन ना ले। एक बार आप मुझे बताओगे कि कोई क्या दिक्कत आ रही है, फिर मैं उस हिसाब से भी बात करूंगा। 12.5 करवा रहा हूँ। ट्वेल्व पॉइंट 5 में कह रहा है रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितना दिया है मेटल वायर का 1 मीटर, और रेजिस्टेंस कितना दिया है 26 ओम, और टेम्परेचर कितना दिया है 20 डिग्री सेल्सियस। डायमीटर ऑफ दी वायर, वायर का डायमीटर भी दिया है 0.3 mm। mm का मतलब होता है मिलीमीटर, इसको चेंज कर लो 0.3 10 की पावर -3 मीटर हो जाएगा। कह रहा व्हाट विल बी दी रेजिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट दैट टेम्परेचर। रेजिस्टिविटी निकालना है रो, और ये भी बताना है कि इस रेजिस्टिविटी की वैल्यू निकाल के बुक में जो टेबल दे रखी है उससे पता करके बताओ कि वो किस मटेरियल की रेजिस्टिविटी है। तो R का फॉर्मूला लगा ले बेटा, देखो बेटा R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ये होता है वी नो, ये फॉर्मूला हम जानते हैं। R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। रेजिस्टेंस हमें गिवन है, लेंथ भी हमें गिवन है, एरिया यहां से निकल जाएगा। डायामीटर से एरिया कैसे निकालते हो, डायामीटर से रेडियस निकाल लो, रेडियस हो जाएगा d/2, तो ये हो जाएगा 0.3 इंटू 10 की पावर -3/2 मीटर। अब आपको मैंने बताया था एरिया क्या होता है, जैसे ये वायर है
तो कौन सा एरिया लेते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया, जहां से करंट फ्लो करता है। तो ये वाला एरिया तो एक सर्कल ही बनेगा। जैसे इस मार्कर को देख लो बेटा, इस मार्कर में इधर से करंट फ्लो करेगा, इधर से देखो आपके पास ला रहा हूँ, तो ये वाला क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा, ठीक है। तो एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वेयर, पाई आर स्क्वेयर, आर का वैल्यू कितना है, ये रहा 0.3 10⁻³ का स्क्वेयर। एरिया को सोल्व कर लो, पाई 0.3, डेसिमल का एक जीरो यहाँ जाएगा बेटा नीचे, ठीक है। 3 का स्क्वेयर करेंगे बेटा आ जाएगा 9, -3 का स्क्वेयर करेंगे -6, 20 का स्क्वेयर करेंगे 400, इतना एरिया आ जाएगा। तो हमारे पास सब कुछ आ गया। रजिस्टिविटी निकालना बेटा, निकाल ले। यहाँ से रो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा, RA/L, बोलो RA/L आ जाएगा। तो चलो करो कैलकुलेशन, कैसे करोगे, RA/L, तो आर वैल्यू दे रखी है 26, ए का वैल्यू हो गया पाई, ए का वैल्यू ये रहा 9 × 10⁻⁻6 400, और एल का वैल्यू कितना है बेटा 1 मीटर 1। सोल्व कर लें इसको, पाई का वैल्यू कितना होता है 20, देखो पाई को आप लिख सकते हो 22/7 या बेटा 3.14 लिख सकते हो, ठीक है। इसको कैंसिल कर लें, ये 13 पे और ये 200 पे कैंसिल हो जाएगा। अब देखो बेटा 13 का 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 117 आ जाएगा। पाई का वैल्यू लिख देता हूँ 3.14 अपॉन में 200 10⁻⁻6। अब हमें क्या करना है, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और ये 2 जीरो ऊपर जाके माइनस की हो जाएंगी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 117 3.14। ये 2 जीरो है, इनको ऊपर लेके जा रहा हूँ, तो ऊपर जाके -2 तो -8 हो जाएंगी। तो अब आप इनको मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक बार करके देखो कितना आ जाएगा बेटा आंसर इसका, इसका आंसर कितना आ जाएगा, करो तो मल्टीप्लाई करोगे, कर लो। चलो एक बार लगभग हम 3 से कर लेते हैं, 3.1 है, 3 से कर लेते हैं, 3 से कर लो, 3 से तो यही हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर लो 21 आ जाएंगे, 5 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा। अब 2 से डिवाइड कर लो, लगभग कर दिया मैंने, ठीक है। 3 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करो, 1 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, ठीक है, 0.5 पे, ठीक, 1 पे जाएगा, फिर 7 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, इंटू 10⁻⁻8। ऐसा भी कर सकते हैं, डेसिमल को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो 1.755, तो ये हो जाएगा -6V ओम मीटर। तो आसपास आ जाएगा 1.7 या 1.8, इतना ही आपकी बुक में होगा। तो अब देख लो ये लगभग किसकी है, ये मैग्नीज की है ये, तो पता लग गया ये मैग्नीज की रजिस्टिविटी आ गई। देखो एग्जैक्ट भी करोगे थोड़ा टाइम लगेगा। अब बुक में इसका आंसर कितना है, राउंड ऑफ भी करेंगे तो ये 1.8 हो जाएगा ना, राउंड ऑफ करेंगे तो लगभग वही आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन समझ आ गया, ये 12 पॉइंट आपका 5 हो गया। ऐसे बच्चे मैं आपको 12.6 करवा रहा हूँ। कैलकुलेशन तो खुद से भी कर लेना, मल्टीप्लाई बेसिक, कोई दिक्कत हो तो मुझे बताना। अगर आपको बेसिक में कोई दिक्कत आ रही है तो बेटा 12.6 देखे बेटा, देखो 12.6 क्या कह रहा है,
ए वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ एल, एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ एल है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और रेजिस्टेंस है 4। एक वायर है बेटा जिसकी लेंथ है एल, ये लेंथ है एल और ये एरिया दे रखा है ए, ठीक है। What would be the resistance of another wire of same material? कह रहा है कि एक सेम मटेरियल की दूसरी वायर है, मटेरियल का मतलब मटेरियल सेम है, इसका मतलब क्या है, रजिस्टिविटी सेम रहेगा, वेरी गुड। लेकिन मटेरियल सेम है तो इसकी रजिस्टिविटी रो है, तो जो दूसरी वायर है उसकी रजिस्टिविटी रो रहेगी, लेकिन उसकी लेंथ कितनी हो गई, L/2 हो गई और एरिया कितना हो गया, 2A हो गया। तो कह रहा है इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, रेजिस्टेंस बताना है। अब मैंने आपको 3 फॉर्मूले दिए थे, अब देखो ये लेंथ की भी बात कर रहा है, एरिया की भी, दोनों चीज गिवन है, तो दोनों गिवन है तो फर्स्ट वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो पहले इसके लिए, पहली वायर के लिए फॉर्मूला है R=ρL/A। इसका रेजिस्टेंस कितना दिया है बेटा, 4, रजिस्टिविटी रो, लेंथ L, एरिया A, तो ये इक्वेशन 1 बन गई फर्स्ट वायर के लिए। सेकंड के लिए आ रहा हूँ, सेकंड के लिए रेजिस्टेंस मान लेते हैं R', इसके लिए भी फॉर्मूला ρL/A ही होगा, तो रो तो सेम है, सेम क्यों है, क्योंकि इसने बोला है मटेरियल सेम है तो रो सेम हो गया। लेंथ कितना हो गया इसका, L/2, L की जगह L/2, एरिया कितना हो गया अपॉन में A की जगह 2A, तो कितना हो गया ये ρL/4A, ठीक है। और बेटा ρL/A का वैल्यू कितना है, ρL/A का वैल्यू कितना है 4, तो 4/4 1 ओम, तो इस वायर का रेजिस्टेंस कितना हो गया, 1 ओम हो गया। इतने क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, तो यहाँ तक आपके रेजिस्टेंस बेस्ड क्वेश्चन तो हो गए हैं क्लियर, ओम्स लॉ वगैरह ये। अब मैं बात कर रहा हूँ बेटा सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस की। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज और पैरेलल एक साथ ही पढ़ा देता हूँ, ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चंस करवा दूंगा। सीरीज और पैरेलल के बेसिक बता देता हूँ, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के, फिर नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल उनके भी कर लेंगे, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है बेटा, सीरीज का मतलब होता है रजिस्टर एक ही लाइन में हो, एक रजिस्टर का एंड खत्म हो दूसरे का स्टार्ट हो, ऐसे। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। और इनको कनेक्ट कर दिया हमने बैटरी से, सीरीज में लगा दिया एमीटर, और आप इन सब के पैरेलल में लगा दो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर अगर एक एक का वोल्टेज चाहिए तो आप एक एक के साथ लगा सकते हो, सबका चाहिए तो सबके साथ। इसका रेजिस्टेंस है बेटा R1, इसका है R2, इसका है R3, और बैटरी का टोटल वोल्टेज कितना है V, ठीक है। सीरीज का मतलब ये है कि ये सभी रजिस्टर एक ही लाइन में होते हैं। सीरीज की दूसरी कंडीशन ये है बेटा, करंट सेम रहेगा, जिन जिन रजिस्टर में करंट सेम फ्लो करेगा उनको हम बोलेंगे ये सीरीज में है, एक ही लाइन में है। अब करंट यहाँ से स्टार्ट होगा, इधर करंट नहीं जाएगा क्योंकि वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए वोल्ट मीटर से करंट फ्लो नहीं करता, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा। साइन बनते हैं प्लस माइनस, हाई से लो,
अब करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ना, तो साइन भी ऐसे बनाएंगे। कई बच्चों को साइन में ही कंफ्यूजन रहता है। साइन कौन डिसाइड करता है? करंट की डायरेक्शन, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट जाता है। अब देखो बैटरी ने टोटल वोल्टेज कितना दिया? V। इसका वोल्टेज हो जाएगा V1, इसका वोल्टेज हो जाएगा V2, इसका वोल्टेज हो जाएगा V3। बैटरी का जो वोल्टेज होगा वो डिवाइड हो जाएगा ना, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा, कुछ वोल्टेज इसके अक्रॉस होगा। तो वोल्टेज तीनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ डिवाइड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब करंट सब में सेम रहेगा I। क्यों बेटा? सीरीज की कंडीशन ये है, सीरीज में करंट क्या रहता है? सेम रहता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो टोटल वोल्टेज होगा बैटरी का वो V1 V2 प्लस V3 होगा। मतलब कि बैटरी ने जो टोटल वोल्टेज सप्लाई किया होगा, कुछ यहाँ होगा, कुछ इस रजिस्टर के अक्रॉस होगा, कुछ इसके अक्रॉस। तो टोटल वोल्टेज मैं ऐसे लिख सकता हूँ। अब V को क्या लिखें? I इंटू आर लिख दें। ये है टोटल वोल्टेज बैटरी का। V1 है इसका वोल्टेज, V2 है इसका, और V3 है इसका। ठीक है, टोटल वोल्टेज को लिखेंगे टोटल करंट I इंटू टोटल रेजिस्टेंस। सीरीज के रेजिस्टेंस को RS से लिखेंगे। RS का मतलब टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज। V1 को क्या लिखेंगे? करंट तो सब में सेम ही रहेगा, IR1। इसको क्या लिखेंगे? IR2। इसको क्या लिखेंगे? IR3। वोल्टेज को लिखते हैं ना IR। I तो सबका सेम है। सीरीज की कंडीशन ही ये है, सीरीज का मतलब ही ये है बेटा, I क्या रहेगा? सेम। मतलब कि सभी रजिस्टर में करंट सेम रहेगा, मतलब कि सभी रजिस्टर एक ही लाइन में होंगे। I कॉमन आ जाएगा बेटा, I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। I कैंसिल हो जाएगा। RS कितना आ गया बेटा? RS की वैल्यू आ गई R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ सीरीज में जब भी टोटल रेजिस्टेंस निकालेंगे तो सभी रजिस्टर को हम डायरेक्ट ऐड कर देंगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके ऐड कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सभी रजिस्टर को ऐसे ऐड किया जाएगा। तो I से I कैंसिल हो गया, ऐसे ऐड हो जाएंगे। अगर रजिस्टर मोर देन 2 है, मोर देन 3 है, तो भी उनके लिए ऐसा ही करेंगे। तो रजिस्टर ऐड करना आगे सीरीज में। अब हम बात करते हैं पैरेलल में कैसे रजिस्टर ऐड होंगे। सीरीज की मेन बात यही है बेटा, एक लाइन में होंगे, करंट सेम होगा। न्यूमेरिकल में ध्यान रखना है, टोटल रेजिस्टेंस ही होगा। इस RS को क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे नेट या टोटल, या बोलेंगे बेटा इफेक्टिव रेजिस्टेंस। ये इसके नेम होंगे, टोटल, नेट, इफेक्टिव रेजिस्टेंस। क्लियर हो गए? अब ऐसे ही छोटा सा एक्सप्रेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन का देख लो कि पैरेलल में कैसे क्या होते हैं और पैरेलल में फॉर्मूला क्या है। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें मैं सीरीज पैरेलल के सारे क्वेश्चन ले लूँगा, एक्सरसाइज के, एग्जाम्पल, सोल्ड एग्जाम्पल। और फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रिमेनिंग टॉपिक देख लेंगे। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है, अगर विजिबल नहीं है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। पैरेलल में क्या होता है बेटा?
पैरेलल में कुछ ऐसा होता है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये पॉइंट है, ये भी। पैरेलल में देखो क्या होता है, पैरेलल में बेटा एंड पॉइंट सेम होते हैं। क्या सेम होते हैं? एंड पॉइंट सेम रहते हैं, जैसा कि आपको दिख रहा है। जो भी एंड पॉइंट्स है वो सेम रहेंगे। अब देखो R1 का एक एंड है A पे, एक एंड है B पे। R2 का भी वन एंड कनेक्ट विद A, अदर एंड कनेक्ट विद B। R3 वन एंड कनेक्ट विद A, अदर एंड कनेक्ट विद B। मतलब कि R1, R2, R3 तीनों ही रजिस्टर के वन एंड A से कनेक्ट है और जो अदर एंड है वो B से कनेक्ट है, और बैटरी के भी एंड A और B से ही कनेक्ट है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की खास बात ये होती है, एंड पॉइंट क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं, मतलब कि एंड पॉइंट सेम होते हैं। तो एंड पॉइंट सेम होने का मतलब बैटरी से अब टोटल करंट आएगा I। अब I सब में सेम तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा। यहाँ करंट I1 मान लो, यहाँ I2 मान लो और यहाँ I3 मान लो। पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम रहेगा, इसका V, इसका V, इसका V, बैटरी का भी V। जितना बैटरी का रहेगा उतना ही रजिस्टर का रहेगा। क्यों? क्योंकि बैटरी के भी एक एंड A और B से जुड़ रहा है, R1 का भी एक एंड A और B से जुड़ रहा है। तो सबका एक एक एंड, इसका भी A से, इसका भी A से, इसका B से, ये भी B से, बैटरी का भी एक एक एंड A और B से। तो इसका मतलब बेटा क्या होता है? एंड पॉइंट क्या हो गए? सेम हो गए। तो एंड पॉइंट सेम हो गए तो कंडीशन क्या है? V रहेगा सेम। ये मेन कंडीशन है पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अब यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा है? करंट। बैटरी से जो टोटल करंट आएगा उसको मैं लिख सकता हूँ I1 प्लस I2 प्लस I3 लिख दूँ। I1 इधर जाएगा, I2 इधर जाएगा, I3 इधर जाएगा। और हमें पता है V इक्वल्स टू क्या होता है? IR। I का फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा? V बाई R हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टोटल V टोटल R पैरेलल के लिए, क्योंकि टोटल I है, टोटल I के साथ टोटल V आएगा, टोटल R आएगा। टोटल V तो सबका ही सेम है, लेकिन R टोटल सेम नहीं है, पूरे सर्किट का है, वो है ये हो जाएगा V R1, ये हो जाएगा V R2, हो जाएगा V R3। क्योंकि I का फॉर्मूला ऐसे लिखेंगे ना, V तो सबका सेम है, इसके लिए V R1, इसके लिए V R2, इसके लिए V R3। क्या कॉमन आ जाएगा बेटा? V कॉमन आ जाएगा, 1/R1, 1/R2, 1/R3। V से V कट जाएगा। तो इसमें क्या फॉर्मूला तैयार हो गया? बोलो, फॉर्मूला क्या तैयार हो गया इसका? तो हमारे पास जो फॉर्मूला आ गया बेटा, 1/RP आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो यहाँ से दो कंक्लूजन आज मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। क्या? रजिस्टर सीरीज में डायरेक्ट ऐड होते हैं, रजिस्टर पैरेलल में 1/, करके ऐड होते हैं। बस हमें इन फॉर्मूले से मतलब है, क्योंकि न्यूमेरिकल बना रहे हैं। तो एक तो ये फॉर्मूला ध्यान रखना है, पैरेलल में 1/, करके ऐड करेंगे, सीरीज में डायरेक्ट। दूसरा, रजिस्टेंस और रजिस्टिविटी में डिफरेंस क्लियर होना चाहिए, और ओम्स लॉ के कुछ मैंने न्यूमेरिकल किए हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। और मुझे बताएं अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, स्पीड से रिगार्डिंग, वॉइस से रिगार्डिंग, डाउट से रिगार्डिंग, तो कम्युनिकेट कर सकते हैं आप फ़ोन पे भी, व्हाट्सएप से भी। ठीक है बेटा, थैंक यू।